प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष स्नातक कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों को लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले संघात्मक व्यवस्था का पाठ करवा चुका हूँ और संघात्मक व्यवस्था को समझते हुए हम केंद्र राज्य संबंधों को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था दो प्रकारों की सरकारों की व्यवस्था है, एक संघ सरकार और दूसरी अनेक राज्य सरकारें। तो इस क्रम में हम तीन प्रकार के संबंध हैं। पहला विधायी संबंध अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया संबंधी। तो तीन सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। दूसरी राज्य सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और तीसरी समवर्ती सूची है, इस पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। लेकिन जहां राज्य सूची का प्रश्न है, उसमें भी कुछ स्थितियों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यदि दो या दो से अधिक राज्य मांग करें अथवा राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे। इसके पश्चात प्रशासनिक संबंध आते हैं। प्रशासनिक संबंधों में सबसे प्रमुख है अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की व्यवस्था, जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसमें राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव, विभागों के सचिव और जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारी, एसपी से लेकर ऊपर के सभी अधिकारी, अर्थात राज्य के सभी बड़े अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होंगे। उन पर कार्यवाही करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है और उनको विभिन्न सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जाता है। तो ये जो भारत में लगभग 5000 से अधिक IAS अफसर हैं और ये भारतीय राष्ट्र की एक आधारभूत ढांचा है। इसके साथ संपूर्ण देश में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था और इसी के साथ राज्यों का दायित्व है कि वो केंद्र की संपत्ति की रक्षा करें। अनेक बार संपूर्ण देश में कुछ प्रशासनिक मामलों को लेकर विवाद होते आए हैं, लेकिन देश में प्रशासनिक दृष्टि से एक आधारभूत व्यवस्था है। तीसरे प्रकार के संबंध वित्तीय संबंध है। इसमें केंद्र सरकार को 4 प्रमुख कर दिए गए हैं। ये उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स तथा आयकर। इनमें केंद्र सरकार को बहुत अधिक आमदनी होती है। इसकी तुलना में राज्य सरकार के पास कम आय वाले कर हैं। ये जो कर हैं
इनमें कृषि कर, राजस्व, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि शामिल हैं। तो इन केंद्र के पास आय का अधिक साधन होने के कारण धन बचता है, उस धन को राज्य सरकारों में बांटना होता है। भारतीय संविधान में इसके लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 5 साल पश्चात वित्त आयोग का गठन होगा और वो राज्य सरकारों के बीच में निष्पक्ष बंटवारे के लिए सुझाव देगा। इसके लिए जो केंद्रीय करों से राज्यों से धन संग्रहित होता है, उसका भी बड़ा भाग राज्यों को दिया जाता है। तो ये एक कोई भी राज्य भेदभाव या राजनीतिक आधार पर भेदभाव का आरोप नहीं लगा सके। अभी जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये बिक्री कर जो राज्य के अंतर्गत आता था उसी का परिवर्तित रूप है। अब इसमें सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसका कलेक्शन केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, देख रेख और निगरानी में भी होता है, और केंद्र सरकार इसे राज्यों को प्रदान करती है। तो ये जो करों के संग्रहण और व्यवस्था, उसके निष्पक्ष बंटवारे की व्यवस्था, वित्त आयोग की व्यवस्था प्रमुख है। तो इन सब संबंधों को हम विस्तार पूर्वक भी देखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूँ। एक स्वायत्तता का प्रश्न, ऑटोनॉमी का प्रश्न, और दूसरा केंद्र राज्य संबंधों में बदलती हुई नवीन प्रवृत्तियां। तो जब मैं छात्र था तो उस समय स्वायत्तता का प्रश्न बहुत ज्यादा होता था। विपक्षी दलों की सरकारें स्वायत्तता की मांग करती थी, उसमें दक्षिण की सरकारें होती थी ज्यादा, क्षेत्रीय दलों की पंजाब का अकाली दल, जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये स्वायत्तता की मांग करते, अर्थात राज्यों के लिए अधिक अधिकार। लेकिन आगे चलकर हम ऐसी प्रवृत्तियां नहीं देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल 1991 के पश्चात जो एक नई प्रकार की क्षेत्रीय दलों के सहयोग से संघ सरकार का संचालन की प्रवृत्ति देखते हैं, जिसको हम गठबंधन की, आगे चलकर गठबंधन की राजनीति हमने देखी। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और इसके पश्चात मनमोहन सिंह यूपीए का नेतृत्व करते हुए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकारें। तो एनडीए और यूपीए की सरकारें क्षेत्रीय दलों के सहयोग से चलने वाली संघ सरकारें थी, जिनमें क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका होती थी। क्षेत्रीय दल भी संतुष्ट होते थे। और मैं समझता हूँ कि अपने छात्र जीवन में जिस प्रकार की स्वायत्तता की मांगे देखता था, उस प्रकार की मांगे इन गठबंधन सरकारों में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। अभी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल की जो सरकार है वो भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन उनके प्रथम कार्यकाल और 2019 के चुनाव के पश्चात द्वितीय कार्यकाल में बीजेपी राजनीतिक दल बहुमत के करीब रहा है। और ये स्थिति एक दलीय प्रधान व्यवस्था की तरफ ले जाती है। ये नई प्रकार की स्थिति है केंद्र राज्य संबंधों में, और इसमें आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो अपने सहयोगी दलों को छोड़ रही है या सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रही है, जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उसमें अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। तो ये पूर्ववर्ती राजनीति से अलग है। और जब कांग्रेस की शक्तिशाली सरकारों का युग था उस समय स्वायत्तता की मांग होती थी। तो हम इन सब पक्षों को केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोगों को, जिसमें सरकारी आयोग प्रमुख थे जिनका गठन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1982 में हुआ और 1986 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इन सब पर हम विचार करते हुए केंद्र राज्य संबंधों को और आगे विस्तार पूर्वक लेंगे। लेकिन आज मैंने केंद्र राज्य संबंधों में 3 प्रकार के संबंध का, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, स्वायत्तता का प्रश्न और आयोगों का गठन, केंद्र राज्य संबंधों पर इन प्रमुख बिंदुओं की संक्षिप्त चर्चा की। आप इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे विस्तार में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।